राहुल आ चुके हैं, उपेंद्र आ चुके हैं, नंदनी आ चुके हैं। नंदनी कह रहे क्लास नहीं चल रही, क्लास चल रही है बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, कल बारिश की वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। आजकल इतनी बारिश आ रही है ना, आपके यहाँ भी ऐसी बारिश आ रही होगी बहुत तेज वाली ना, इसलिए आजकल बारिश की वजह से लाइट भी इतनी कट होती है और इतना ही ज्यादा इंटरनेट नहीं सही से चल पा रहा है। क्लास स्टार्ट हो गई है, करें फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट। प्रदीप जी नमस्ते। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? हम लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कितना पढ़ लिया था, एक बार याद करें फटक से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है। फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन दो टाइप से हो सकता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उनके एग्जांपल पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, नोज से। नोज से कहां पे, नोज में ऑल्फैक्टरी रीजन वाला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नोज से सारा का सारा एयर कहां जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहां होता है, कॉमन पैसेज होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उसके बाद फेरिंग्स से लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से ट्रैकिया में। ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाती है दोनों लंग्स में। ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन क्या था, ब्रोंकाई। ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन क्या था, ब्रोंक्यूल्स। और ट्रैकिया का टर्सरी डिवीजन क्या था, एल्वेलाई। एल्वेलाई तक हमने लास्ट क्लास कर ली थी, राइट? यही थी ना बच्चा? चलो आइए अब जरा पढ़ते हैं किसके बारे में। ट्रैकिया जाके कहां डिवाइड हो रही थी, लंग्स में। तो अब आप हेडिंग डालेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है फुफ्फुस। थोड़ा सा हंसने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम फुफ्फुस भी होता है। फुसफुस नहीं, फुफ्फुस, फुफ्फुस है ना। तो लंग्स के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। ये बात तो आप सब लोग जानते हो, लंग्स होते कितने हैं, वन पेयर। वन पेयर का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी, यानी कि दो लंग्स होते हैं। वन पेयर, एक जोड़ी लंग्स होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं हम लोगों में। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। मुझे पेन चेंज करने दो बेटा। हाँ, एक होता है लेफ्ट लंग, एक होता है राइट लंग। जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स कलर में कैसे होते हैं। लंग्स का जो कलर होता है वो नेचुरल कलर, रंग जो होता है वो किस कलर का होता है बच्चा, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का होता है। नेचुरल लंग्स का जो कलर होता है वो पिंक यानी गुलाबी कलर का होता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पी लेते हो, आप तंबाकू बीड़ी वगैरह खाते हो, तो उससे टार जाके जम जाता है, उससे फेफड़ों का कलर ब्राउन और ब्राउन से लाल पड़ जाता है। जब ब्राउन फेफड़े हो गए, समझना आपके फेफड़े खत्म होने, फेफड़े खराब होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा लंग्स के वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। दोनों फेफड़ों का बता रही हूं मैं ये वजन। दोनों फेफड़ों का जो वजन होगा वो 1.3 टू 1.5 किलोग्राम में होगा। हाँ, कभी कभी 1.3 टू 1.6 या 1.7 तक भी ऑप्शन मिल सकता है। थोड़े बहुत फेफड़े किसी के बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 1.3 से 1.5 किलोग्राम याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं, 1.3 से 1.7 किलोग्राम, 1300 से 1700 ग्राम के बीच में वेरी करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लंग्स होते कहां हैं, लंग्स कहां होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं। चेस्ट कैविटी का मतलब होता है वक्षीय गुहा। कहां पे होते हैं, चेस्ट में होते हैं बच्चा, वक्षीय गुहा। देखो आपकी जो चेस्ट में स्किन है, त्वचा है, उसको हटाओगे, उसके नीचे मिलेंगी पसलियां, रिब्स जिनको बोलते हैं। पसलियां हटाओगे, उनके नीचे आपके फेफड़े मिलेंगे, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। ये दिख रहे हैं दोनों लंग्स। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, जहां पे ये होते हैं। कलर में कैसे लग रहे हैं, पिंकिश लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। और जब हम बात करते हैं दोनों लंग्स का वजन जो होता है, मैम लड़के का भी लंग्स पिंक कलर के होते हैं क्या, तो क्या लड़कियों के होते हैं सिर्फ? लड़कियों का माना फेवरेट कलर पिंक होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है लड़कियों का ही फेवरेट सिर्फ पिंक कलर का होगा। लड़का लड़की जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं सेवन करते हैं, उनका नेचुरल कलर लंग्स का पिंक ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चा, चेस्ट जहां हो, चेस्ट के अंदर, चेस्ट में क्या होते हैं, आपके लंग्स होते हैं। अब मैं जब लंग्स की बात करूं तो मैंने आपको पढ़ा रखी है चीज, हमारा एक फेफड़ा छोटा होता है। कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, ये वाला। देखो ये वाला होता है राइट लंग, और ये जो लेफ्ट वाला होता है वो कुछ ऐसा होता है। आपको याद है हमने जब किसकी क्लास पढ़ाई थी, हार्ट की क्लास, ये वाला डायरेक्शन बायोलॉजी में लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला होता है, ये बायां फेफड़ा होता है। ये क्या होता है बेटा, स्मॉलर होता है, ये स्मॉल होता है, ये छोटा होता है। अब क्यों होता है छोटा, क्योंकि इसी बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है। इसी गड्ढे में क्या है, आपका 300 ग्राम का हार्ट है, यहीं पे आपका हृदय है, ये आपका हार्ट है। तो हार्ट जिस गड्ढे में होता है, उसी गड्ढे को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक नोच कहते हैं। कार्डियक नोच को हम हिंदी में हृदय गुहा कहते हैं। वो गुहा, वो गड्ढा जहां पे क्या होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट कौन से फेफड़े के नीचे की तरफ है, लेफ्ट वाला। तो छोटा कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट वाला होना चाहिए। तो लेफ्ट लंग हमारा इस तरीके से छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग के नीचे ही क्या होता है, आपका हार्ट होता है। ये वाला लेफ्ट है, इसमें यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, राइट। ये देख लो, ये दिखा रखा है ना, ये थोड़ा सा हार्ट यहाँ पे दिख रहा है, विजिबल हो रहा होगा आपको। अब जरा बात करते हैं लंग्स की। तो फेफड़ों के बाहर इस तरीके से एक मेम्ब्रेन रहती है, जो फेफड़ों को ढक के रखती है। ऐसे एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे एक झिल्ली होती है, वो हमारे फेफड़ों को कवर रखती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में प्लूरा लिखा जाता है। प्लूरा क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। और ये झिल्ली किस ऑर्गन की झिल्ली है, तो फेफड़ों की झिल्ली है। ये फेफड़ों को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है बेटा। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अंदर ना घुस जाए, बीमारी ना कर दे फेफड़े को, फेफड़े में पानी ना भर जाए, इन सबसे प्रोटेक्शन देने का काम प्लूरा का होता है। आपने एक बीमारी सुनी होगी, फेफड़े में क्या हो गया, टीबी हो गया। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। नहीं पढ़ाया है तो डिजीज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, टीबी वाला बैक्टीरिया आता है, वो इस मेम्ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। इस मेम्ब्रेन को खा जाता है, इसे खराब कर देता है, इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कभी आप टीबी वाले इंसान का एक्सरा देखोगे ना, एक्सरा
एक्सरे के अंदर क्या आपका फेफड़ा देखोगे तो आपको डॉक्टर दिखाएगा, देखो इतनी इजी मेम्ब्रेन बची है, इतनी खराब कर चुका है टीबी वाला बैक्टीरिया, इतना अंदर घुस चुका है टीबी वाला बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो टीबी वाला बैक्टीरिया होता है, वो टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, वो कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है? मेनली वो लंग्स को। लंग्स में कहा? लंग्स की मेम्ब्रेन को, फेफड़े की जो झिल्ली होती है उसके अंदर इंफेक्शन कर देता है बच्चा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे टीबी वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आता है। तो फेफड़ों के ऊपर जो क्या लगी हुई होती है मेम्ब्रेन, उसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बच्चों फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के बीच में स्पेस पड़ा है ना ये वाला, इस स्पेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेडियस्टेनम। इसे कहते हैं मेडियस्टेनम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह है उसे क्या कहते हैं? उसे मेडियस्टेनम कहते हैं। मेडियस्टेनम ये क्या है? स्पेस बिटवीन टू लंग्स। ये स्पेस है, ये खाली पड़ी हुई जगह है। कहां के बीच की? दोनों फेफड़ों के बीच की जगह है, दोनों के बीच की जगह है। ठीक है, तो दोनों फेफड़ों के बीच की जगह को मेडियस्टेनम कहते हैं। हमारा बायां फेफड़ा छोटा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। लंग्स होती कहां है? वजन कितना होता है? नेचुरल कलर क्या होता है? लाल मत कर देना, पिंक कलर करना है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि दोनों फेफड़े जो होते हैं उनमें से एक ही फेफड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अब जरा जरा बच्चा दूसरा अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। दोनों फेफड़ों के नीचे इस तरीके का एक सी के आकार का, देखना ऐसा, क्या सेलेक्ट कर लिया मैंने? अच्छा, दोनों फेफड़ों के नीचे इस तरीके से सी आकार का एक और ऑर्गन होता है, इसे डायफ्राम कहा जाता है। ऐसा सी बन रहा है ऐसे। तो दोनों फेफड़ों के नीचे की तरफ क्या होता है? डायफ्राम होता है। अब ये डायफ्राम हम एक्सप्लेन करेंगे होता क्या है। ये डायफ्राम होता है, जरा लिख लो डायफ्राम क्या होता है। ये दोनों लंग्स के नीचे एक सी के आकार का अंग है। कैसा? इसका आकार कैसा है? सी के आकार। सी मतलब सी फॉर कैट, सी लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सी के आकार की संरचना है। ये भी एक ऑर्गन होता है बच्चा, ये भी एक अंग है। अंग कहां पाया जाता है? बीनीथ बोथ लंग्स। बीनीथ एक प्रीपोजिशन है ना, एक प्रीपोजिशन है। आपने पढ़ा होगा, जैसे ये पढ़ा होगा आपने, ये झंडा तो नहीं लेना चाहिए मुझे, ये ले लेती हूँ कवर, है ना, ऐसे बीनीथ द, ये इसको बोलते हैं बीनीथ प्रीपोजिशन, पढ़ी होगी आपने ना। ये हो जाता है अंडर, मैं छत के अंडर हूं, नीचे हूं, ये होता है बीनीथ, यानी कि जस्ट नीचे। मेरा सर इस फाइल के जस्ट नीचे है। ठीक ऐसे ही फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है? एक सी आकार का अंग होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। कहां पे? तो लिख दो बीनीथ लंग्स। बीनीथ बोथ लंग्स करना है तो आप बोथ लंग्स कर दो। ठीक है, बीनीथ, BENEATH होगा, ये बीनीथ लंग्स यानी फेफड़ों के नीचे, हिंदी में लिखना फेफड़ों के नीचे। अब इसका काम क्या होता है इस डायफ्राम का? बहुत बार मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम हिचकी आती है, हिचकी क्यों आती है? आज हम आपको बताएंगे कि हिचकी आती क्यों है। बहुत बार पूछते हो ना आप। जनरली हम लोग कहते हैं हिचकी तब आती है जब हमें कोई याद करता है। बेटा ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई याद करता तो आपको हिचकी आती है। आज आप साइंटिफिक रीजन सुनो कि आती क्यों है हिचकी। ये जो डायफ्राम है ना, इसका काम क्या होता है? पहले इसका काम लिखो। इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट। ये क्या हो रहा है आज, इसको डबल क्यों लिखा जा रहा है? इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट। यह श्वसन की दर पर संतुलन बना के या उसको नियंत्रित रखता है। यह श्वसन दर को कंट्रोल करके रखता है बेटा। ये डिसाइड करता है कितना ऑक्सीजन अंदर आना है, कितना CO2 बाहर जाना है। ये डिसाइड करता है कितना ऑक्सीजन अंदर आना है और कितना ऑक्सीजन बाहर जाना है। ब्रीदिंग रेट को ये डिसाइड करता है। और सुनो हिचकी क्यों आती है? जब आपके इस ये आपका क्या है, एक मिनट मुझे छींका, सॉरी बच्चा, एसी बंद करना पड़ेगा, मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया ना बारिश की वजह से। सुनिए, जब आपके बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तब आपको हिचकी आती है, या मैं ये कह दूं ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए। भाई CO2 कब बढ़ा? जब ऑक्सीजन कम हो गया, तब आपको हिचकी आती है। तो जब आपका डायफ्राम कहता है कि भाई साहब CO2 ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, नहीं तो हिचकी आना शुरू हो जाएंगी। तो हिचकी कब आती है? तो आप बताओगे जब आपके डायफ्राम के पास CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब आपको हिचकी आना शुरू हो जाती है। हिचकी आती है तो क्या करना चाहिए? हिचकी आती है तो लंबी लंबी सांसें लो, सांस रोको, है ना, या सांस लंबी लंबी लो, या थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम कर लो अगर आपको थोड़ा बहुत योगा वोगा आता है, या आप पानी पियो, थोड़ी सी 5 मिनट की वॉक कर लो, आपकी हिचकी खत्म हो जाती है। आपकी हिचकी खत्म हो जाती है, तो इसलिए हिचकी आती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल, बहुत बार क्वेश्चन आता है। डायफ्राम का काम क्या है? ये डायफ्राम का फंक्शन है बेटा। डायफ्राम ही डिसाइड करता है कितना CO2 बाहर जाएगा। जब आप सांस छोड़ोगे तो उसमें CO2 जाता है ना, जब आप सांस लेते हो तो एयर लेते हो, एयर में से ऑक्सीजन कहां जाता है? हमारे खून में। ये काम किसका है? ये डायफ्राम का काम है बेटा, डिसाइड करना। ठीक है, चलिए, तो ये लंग्स के बारे में थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे ये बताओ फेफड़े की सेल्स का नाम क्या है? लास्ट क्लास में क्या बताया था कि फेफड़े की जो सेल होती है, या लिख दो सेल ऑफ लंग या सेल्स ऑफ लंग्स, जैसे आपको लिखना है। जो फेफड़े की कोशिका होती है उसका नाम क्या होता है? तो फेफड़े की कोशिका का नाम होता है एल्वेलाई। लंग्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको तो मैम आप लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हैं। क्या कहते हैं? एल्वेलाई या एल्वेओली, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है। हिंदी में एल्वेओली या कुपिका कहते हैं। कैसे होती है? कूप के जैसी, ऐसी कुपिका, गुब्बारे जैसी, अंगूर जैसी। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये अंगूर जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अंगूर के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, या सैक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं हमारे फेफड़े के अंदर, उन्हीं को आप एल्वेओली कहते हो। जैसे हमने पढ़ा था किडनी में क्या थी? नेफ्रॉन। वैसे आपके यहां पर क्या है? आप बताओगे
फेफड़े के अंदर ऐसी सैक जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे कूप जैसी, गुब्बारे जैसी, अंगूर जैसी, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो उस अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर लगे हुए होते हैं, वैसे ब्रोंकाइटिस होती ब्रोंक्योल्स होती है, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे एल्वियोली लगे हुए होते हैं, ऐसे हमारे कितने सारे लगे हुए होते हैं। तो एक फेफड़े में 1,00,000 एल्वियोली होते हैं, 1 lakh in 1 lung। एक फेफड़े में 1,00,000 एल्वियोली है बच्चा, अप्रोक्स। ठीक है मैम, फोटो दिखाओ, है ना, आजकल बहुत होता है, हर चीज पे फोटो दिखानी पड़ती है आपको। तो ये रही एल्वेलाई, दिख रही है ऐसे, ये एल्वेलाई है फेफड़े के अंदर, ये वाली। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि हमारे फेफड़े का काम क्या होता है, फेफड़ा क्या काम करता है। अरे याद है, याद करो कोरोना का समय, कोरोना के समय में क्या हो रहे थे, लोगों के लंग्स खराब हो रहे थे, है ना, हो रहे थे। क्या कर रहा था कोरोना वायरस, कोरोना वायरस लंग्स में होता हुआ इन्हीं के अंदर इंफेक्शन कर रहा था, इन्हीं के अंदर, यहीं पे कोरोना आके अपना घर जमा रहा था, जो कोरोना वायरस था वो। इसी की वजह से क्या हो रहा था, जिसको कोरोना होता, क्या ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों महंगे हो गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। और ऑक्सीजन की कमी आपने सुना होगा, आज फलाना इंसान तो वेंटिलेटर पे है, उसका ऑक्सीजन लेवल 80 से कम आ गया, ऑक्सीजन लेवल 70 आ गया, उसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। सुनी होंगी ना ये सारी बातें। क्यों, क्योंकि बेटा इन्हीं एल्वियोली के अंदर क्या होता है, हमारे खून में ऑक्सीजन घुलता है। अब कोरोना ने आके यहाँ घर बना लिया, कोरोना ने इन्फेक्शन कर दिया, तो ऑक्सीजन नहीं घुल पाया हमारे खून में, तो बॉडी के अंदर किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की। तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल धीरे 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 80 से नीचे आना मतलब डेंजर कंडीशन है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या क्या सौबित मैं वहीं से हूं जहां आप बोल रहे हैं, है ना। इसीलिए लोग उस समय ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे कि अगर फलाना इंसान का ऑक्सीजन का लेवल 80 से कम आ गया, देखो 70 से कम आ गया, इसका धीरे 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 उसके बॉडी में लंग्स में पूरा कब्जा हो चुका है कोरोना का। तो यहीं पे होता है वो ऑक्सीजन घुलता है हमारी एल्वेलाई के अंदर। कोरोना यहीं पे आके इन्फेक्शन कर रहा था बच्चा, इसलिए इतनी खतरनाक बीमारी थी। राइट, तो आप बताएंगे जो सेल्स होती हैं लंग्स की, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। अरे याद है कि नहीं, मैंने कहा था 2 शब्द होते हैं, एक होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी, जबकि ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स। लंग्स तो क्या लिखोगे, रक्त का शुद्धिकरण करता है। अब मैम रक्त के शुद्धिकरण का काम मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, रक्त, रक्त मतलब खून। खून में सुनिएगा जरा ध्यान से, खून से CO2 आउट करवाना, आउट का मतलब बाहर, और खून के अंदर ऑक्सीजन इन करवाना, इन का मतलब अंदर। इस प्रोसेस को ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, गैसों का आदान प्रदान कहते हैं बेटा। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमें, CO2 की हमें जरूरत नहीं है, तो CO2 बाहर करवानी है हमें। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगी ऑक्सीजन क्यों चाहिए, कितनी बार बताऊं यार, है ना। तो इस लाइन का मतलब होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। ये लाइन कहां होती है, एल्वेलाई में। एल्वेलाई किसमें है, लंग्स में। तो लंग्स का काम क्या है, हमारे खून में ऑक्सीजन को घोलना, CO2 को बाहर करना, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, कौन, लंग्स करते हैं। अब जानना चाहोगे कैसे होता है, जरा सुनिए, कैसे ऑक्सीजन घुल जाता है, कैसे CO2 बाहर जाता है। आइए इस पॉइंट को समझाते हैं। ये जो फोटो है ना, जो मैंने नेट से उठाई है, इस चीज को समझाने जा रही हूं मैं, इस चीज को बेटा। और इसी पे छुपा है कि कोरोना से इंसान मर कैसे गए थे। इसका आंसर भी आज आपको मिल जाएगा कि मैम कोरोना में इंसान मर कैसे गए थे। चलिए, हाँ मैम आज फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, रिप्लाई क्या कहना चाह रहे हैं आप, हाँ कृष्णा क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए बेटा। आप थोड़ा पढ़ा लें, 5 मिनट लास्ट में आपके देखेंगे सारे डाउट। सुनो, मैंने कहा फेफड़ों में कितनी एल्वेलाई है, एक फेफड़े में 1,00,000। तो अगर एक में जो काम हो रहा होगा वो सब में हो रहा होगा, वैसा ही हो रहा होगा। तो हम क्यों ना एक एल्वेलाई के बारे में पढ़ ले। जी हाँ, ऐसे आपका एक एल्वेलाई है। इस एल्वेलाई में यहां से खून आया, खून कहां से आता है, खून आता है हार्ट से। हार्ट ने पंप करके खून फेफड़े को भेजा। फेफड़े ने क्या किया बेटा, फेफड़े ने क्या किया, उस खून के अंदर ऑक्सीजन घोला, CO2 बाहर कर दिया, ये काम करा होगा। जी हाँ, तो यहां से खून आया, यहां से क्या आया, खून। चलो लाल कलर से बनाते हैं, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। आपको पता लगेगा कि कैसे इंसान मर जाते हैं फेफड़ों में, TB से, फेफड़ों में कोरोना से। ये ब्लड है। अब ये ऐसा खून है जिस खून में ऑक्सीजन तो कम है और CO2 ज्यादा है। और ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा होता है, उस खून को क्या कहते हैं, इसी खून को तो हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, इसी को तो अशुद्ध रक्त कहते हैं। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जी हाँ हाँ तो बोलो, कम से कम पढ़ा था ना ये चीज। हाँ जी मैम पढ़ा था। तो फेफड़े के पास खून प्योरीफाई होने, प्योर होने के लिए आया है। तो प्योर कब होगा, जब वो इम्प्योर होगा। और इम्प्योर का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है भैया, इसी को तो इम्प्योर बोलते हैं। यानी कि यहाँ से जो खून आया है, ये खून जब इस एल्वेलाई के अंदर आएगा, यहाँ पे इस जगह ये खून आएगा, ये खून आ गया, तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन डिक्रीज है, डिक्रीज का एरो लगा दिया। इसमें CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, जी हाँ मैम ऐसे CO2 ज्यादा है, ठीक है। अब आप एक लंबी सी सांस लो सब लोग। मैंने भी ले ली सांस, लंबी सी सांस ली, तो क्या आया, बाहर से एयर आया। एयर कहां से आया, हवा का रास्ता देखो कहां से आया, पढ़ा चुकी हूं आपको। हवा का रास्ता नाक, नाक से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से होता हुआ मेरे फेफड़ों में एयर आ रही है। अब फेफड़ों में जो हवा आ रही है, इस बाहर से आ रही है, और बाहर आप सब लोग जानते हो ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 21% है और CO2 का परसेंटेज 0.003% है। इतना ही होता है ना CO2, इतना ही होता है। मैं सही लिख रही हूँ कि गलत लिख रही हूँ, सही लिख रही होंगी मैं, है ना। अब सुनो जरा, बाहर से जो हवा लिया उसमें नाइट्रोजन 78 है, तो नाइट्रोजन से हमें मतलब ही नहीं है बेटा, नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी वापस ले जाती है, उसका हमारे खून में कोई काम नहीं है।
नाइट्रोजन आप 78% लेते हो तो 78% ही बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन हम सिर्फ 21% लेते हैं, CO2 0.03% लेते हैं। सही बात है। अब ये देखो बाहर से जो हवा आई है उसमें ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा या कम है? ज्यादा है। इंक्रीज का एरो लगा दूं, लगा दो। और जो CO2 आई है बाहर से उसमें क्या है, कम है। डिक्रीज का एरो लगा दूं, लगा दो। ठीक है, ऐसे लंबी सी सांस ली तो ऐसे नाक, नाक से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेफड़ा, फेफड़े की एल्वेलाई में एयर आ गई। लो जरा सांस, एल्वेलाई में चली गई एयर, चली गई एयर। अब इस एयर में आप बताओ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन कम है। जब ये एयर यहां आ रही होगी इस खून में तो यहां पे CO2 कम है, CO2 ज्यादा है। और फिजिक्स में पढ़ा है हवा हमेशा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हवा या वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। डिफ्यूजन पढ़ा होगा आपने, डिफ्यूजन में क्या होता है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। तो बताओ जरा यहां ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, तो ये कम ऑक्सीजन के पास आएगा, तो यहां से ऑक्सीजन इस खून के अंदर आ जाएगा। यहां से ऑक्सीजन हाई से लो की तरफ गया है, तो ये हाई था ये लो है, ऑक्सीजन अंदर आ गया खून में। अब यहां CO2 ज्यादा, यहां CO2 कम है, तो बेटा यहां से CO2 यहां जाएगी और यहां का मतलब सांस छोड़ो, छोड़ दिया सांस, तो इस एल्वेलाई से, फेफड़े से, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, लैरिंग्स से, नाक से होती हुई सांस छोड़ोगे तो उसमें CO2 बाहर चला गया, चला गया। तो इसी प्रोसेस को तो क्या कहते हैं, इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे फेफड़े किस प्रोसेस पे काम करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस पे, विसरण विधि पे काम करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, किसका, एयर के पार्टिकल्स का जाना। तो बच्चों इस तरीके से ऑक्सीजन आ गया ऐसे अंदर इस खून में, CO2 बाहर चला गया। तो जब खून यहां से इस एल्वेलाई से बाहर निकलेगा, यहां से इस हिस्से से, तो इस खून में क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 कम होगा, क्योंकि CO2 तो बाहर निकल गया ना। और ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसी को तो आप क्या कहते हो, प्योर ब्लड कहते हो, शुद्ध रक्त कहते हो। तो जरा बताओ इसे प्योर किसने किया, फेफड़ों की सेल्स ने। तो फेफड़ों का काम क्या है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, CO2 आउट, ऑक्सीजन इन। फिर से बता दूं एक बार और लास्टली, इसके बाद नहीं समझाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा हमारे फेफड़े के पास ऐसा खून आता है जिस खून में CO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम। CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन कम का मतलब इम्प्योर ब्लड आता है, क्या होने, प्योर होने आता है। प्योर का मतलब उसे ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो जब खून आया तो इसमें CO2 ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम था। मैं ये बता सकती हूँ CO2 ज्यादा कहां से आ गई, अभी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल सुन लो। अब जब बाहर से हवा लेते हो, एयर लेते हो नाक से, तो उसमें ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम था, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ज्यादा वाला अंदर आएगा, लो के पास। हाई से हमेशा लो की तरफ जाते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे CO2 ज्यादा, यहाँ पे CO2 कम है, तो यहाँ से CO2 बाहर छोड़ दोगे जब सांस लोगे तब। तो जब सांस लिया तो क्या हुआ, सांस लिया तो ऑक्सीजन जाके डिसॉल्व हो गया, किसमें, इस खून में। खून कहाँ है, एल्वेलाई में। अब मुझे एक बात बताओ, इसी एल्वेलाई में यहीं पर आपका कोरोना आके अपना घर बसा ले तो क्या नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। ये प्रोसेस नहीं होगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नहीं ले पा रहा है इंसान, क्योंकि यहाँ कोरोना भाई साहब बैठे हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो धीरे धीरे उसके बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, धीरे धीरे उसके बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ऑक्सीजन लेवल के लिए एक डिवाइस आती थी, यहाँ पे हाथ पे लगा देते हैं, जिस डिवाइस को ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये ऑक्सीमीटर कहेगा कि आपके बॉडी में तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है, टिश्यू सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इंसान फड़फड़ाएगा एकदम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो भैया खरीद के लाओ। नहीं खरीद पाओगे समय पे तो भाई हजारों लोग मरे हैं हमारे देश में इस ऑक्सीजन की कमी से। इस ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मरे थे, आप भूलिए मत वो काला समय, है ना। हमारे साथ एक टीचर पढ़ाते थे, मुझे उनकी ही, जब भी मैं कोरोना की बात करती हूँ मुझे उनका ही स्टोरी याद आता है। वो इसलिए 2018 में पढ़ाते थे हमारे साथ ऑफलाइन। पहले दिन उनकी मम्मी खत्म हुई, दूसरे दिन उनकी वाइफ, तीसरे दिन उनके पापा, चौथे दिन उनका एक लड़की। 4 दिन लगातार में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ एक लड़का बचा उनका और वो खुद बचे। तो उनके साथ तो जितना गंदा हुआ ना, से मुझे लगता है देखो घर से अगर एक भी इंसान जाता है तो तब भी बेटा मतलब बहुत बुरा होता है। अब आप उन सर का सोचिए कि 4 दिन में उनका पूरा दुनिया नष्ट हो गई, उनकी, उनका परिवार खत्म हो गया। तो वो कभी कोरोना को भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे बेटा। उन्होंने 4 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया। जब हमने सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए बहुत ज्यादा। 3-4 दिन के लिए, मैं बता रही हूँ, जब भी मैं कोरोना का एग्जांपल देती तो मुझे उन सर की इमेज ऐसे चलने लगा थी दिमाग के आगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चा जब कोरोना के समय क्या हो रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। अब हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एल्वेलाई किसकी सेल्स होती हैं, लंग्स की। लंग्स का काम क्या है, ये एल्वेलाई कितनी होती हैं, फेफड़ों में जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन सी प्रोसेस की वजह से, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। अब हम आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। मैम ये हमारे फेफड़ों, जब हमने ऑक्सीजन लिया तब तो 21% लिया, फिर आप कह रही हो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसा क्यों। चलो फिर बात करते हैं इसी टॉपिक पे। सुनो जरा, 2 प्रोसेस होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सेलेशन। देखो क्या होता है, एक होता है इनहेल करना। इनहेल का मतलब होता है बेटा सांस अंदर लेना, श्वास अंदर करना, इनहेल करना, ठीक है। एक होता है एक्सेलेशन, एक्सेल करना। एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना, ठीक है। लिख लो आप तो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाहर छोड़ना और इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना। 2 प्रोसेस होते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के आप ब्रीदिंग कहते हो। इसे आप सांस लेना कहते हो बेटा, इसे क्या कहते हो, ब्रीदिंग कहते हो। अब मैं ये बात पढ़ा चुकी हूँ, रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीदिंग अलग होता है। सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग, इसी को कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हवा लेते हैं। भाई ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ऑक्सीजन लेता है ना, वो हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। अब इस हवा में क्या होता है, इस हवा में
ऑक्सीजन कितना होता है 21% लगभग, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03% लगभग। जी हाँ, अब मैं नाइट्रोजन वाइट्रोजन नहीं लिख रही हूँ, क्या क्या मतलब है नाइट्रोजन, है ना 78% होता है, 78% ही वापस बाहर छोड़ देते हैं। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो लिख लो नाइट्रोजन कितना होता है 78% होता है। बाकी अदर गैसेस होती है ना। ये आप सांस ले रहे तो यही कर रहे होंगे आप। जी हाँ मैम, यही कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप सांस छोड़ रहे हो तब क्या होता है, तब ऑक्सीजन बचता है 16%। 16%। जब आप सांस छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, कितना 3 से 4% होने लग जाता है बेटा, 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन एज इट इज 78%। 78%। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ इन चीजों में। अब मुझे ये बताओ, जब सांस छोड़ा तब उसमें ऑक्सीजन कम है या सांस लिया तब ऑक्सीजन कम है? आंसर करना फटाक से इस चीज का, बोर्ड पे साफ दिख रखा है आपको। क्या, जब ऑक्सीजन लिया तो 21% लिया, जब ऑक्सीजन छोड़ा तो 16%। तो कितना परसेंट, 16 से आपका 21%, लगभग 4-5%। तो ये जो 4-5% ऑक्सीजन है ना, बस इसी से हम जिंदा रहते हैं, इसी से हम जिंदा रहते हैं। अब आप पूछो मेरे से ऑक्सीजन कहाँ खर्च हो गई? अरे भैया ऑक्सीजन क्या करती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या पढ़ाया था, ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीजन खर्च नहीं हो रही क्या यहाँ पे इस ग्लूकोज को तोड़ने में? हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है मैम। ये ऑक्सीजन खर्च हो रही है, तो ये ऑक्सीजन खर्च हो रही है तभी तो एनर्जी बन रही है आपके बॉडी में। इसीलिए जब सांस छोड़ा तो ऑक्सीजन कम हो गया 4-5%, उसमें लगभग 16% ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ा आपने। अब जरा सुनो ध्यान से, सांस लिया तब 0.03% ही CO2 लिया, लेकिन जब छोड़ रहे हो तब मैम 3 से 4% कहां से आ गया? अबे तो उल्लू, यहाँ पे CO2 बन भी तो रहा है हमारे बॉडी में, CO2 बनता भी तो है हमारी सेल्स के पास। तो सेल्स क्या करेंगी, बाहर से निकालेंगी इसे, अपने पास थोड़ी रखेंगी। तो जब सांस छोड़ते हो तो उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 बन रहा है। अब नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी छोड़ देते हैं। 78% लिया तो 78% ही बाहर चला गया, कुछ नहीं करते हैं, है ना। नाइट्रोजन इनसॉल्युबल गैस है, एज इट इज बाहर निकल जाएगी। इसीलिए तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, है ना, जिनको गोताखोर कहते हैं हम, या आपने पढ़ा होगा जो माउंट एवरेस्ट या वहां पे चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो लोग क्या लेके जाते हैं अपने पास? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिक्स करते हैं? हीलियम को करते हैं। तो कभी आप ये सोचो ना, हीलियम क्यों मिक्स करते हैं? ऑक्सीजन ही ले जाओ, ऑक्सीजन ही ले जाओ। आशीष, मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम, आप सुनो, आपने ढंग से नहीं सुना, आपने मेरे कॉन्सेप्ट को रोंग बता दिया। मैं कह रही हूँ ओवरऑल परसेंटेज सेम चीज मैं कह रही हूँ, 21% होता है ऑक्सीजन। तो आप इस 21% में से ही तो ऑक्सीजन ले रहे हो ना, अलग से थोड़ी ले रहे हो कोई 28 या 30%। यही चीज आशीष बेटा मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा कि आप जितनी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उतने का ही तो लोगे ना। तो कितना है 21%, तो इसी से ही तो ले रहे होंगे। तो मैक्स टू मैक्स कितना परसेंट जा रही होगी? 21% ही जा रही होगी आशीष, मैं ये कह रही हूँ बेटा। 21% से ज्यादा तो नहीं ले पाओगे ना कभी भी, ठीक है। सेम चीज मैं बता रही हूँ आपको, है ना। बात समझ में आ गई आपको? आशीष पूछ रहा था ना, आशीष, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, है ना। तो मैंने कहा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, और जो ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ। और ऑक्सीजन सिलेंडर में वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? हीलियम गैस को मिक्स करके लेके जाते हैं। तो मैम अकेला ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते? तो अकेला ऑक्सीजन कैसे ले सकते हो? 100% ऑक्सीजन तो आप ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो मैक्स टू मैक्स 21% ही ले सकते हैं। हमारे फेफड़ों को आदत ही नहीं है प्योर ऑक्सीजन लेने की, प्योर ऑक्सीजन लेने की तो आदत ही नहीं है कभी। तो फेफड़ों पे प्रेशर नहीं पड़ जाएगा, फेफड़े जल जाएंगे, है ना आशीष। आप शायद समझ गए हो आप, राइट। अब हीलियम क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, लो सॉल्युबिलिटी कम होती है इसकी हमारे ब्लड के अंदर। तो ये कुछ रीजन होते हैं, ये कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इनहेल करते हैं तब परसेंटेज है, ये एक्सेल करते हैं तब परसेंटेज है। अब आप कहो कि मैम जब हम कहा ये वाला कंडीशन लेते हैं तो इसमें हीलियम क्या करती है? हीलियम बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होती है, जितनी लेते हैं सिलेंडर के अंदर उतनी ही आप वापस छोड़ देते हैं, ठीक है, उतनी ही आप वापस एक्सपायरेशन के समय छोड़ देते हैं, राइट। इसको इंस्पायरेशन, इसको एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, इनहेलेशन एक्सेलेशन, दोनों को एक साथ मिलाकर बोलो तो उसे ब्रीदिंग कहते हैं, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। अखिलेश कह रहे हैं मैम मैंने आपका साइंस स्पेशल 1 बैच खरीदा था, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंस में, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए अब आगे, ये कभी कभी आ जाता है कितना परसेंट हम ऑक्सीजन खर्च करते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा CO2 जब बाहर छोड़ते हो तो उसमें बढ़ जाती है CO2। अब ना ये CO2 ना 2 तरीके से हमारे बॉडी से बाहर जाती है। ये मैं इसलिए पढ़ा दूं क्योंकि ना ये पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। मैम बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, हाँ हो सकता है आया होगा, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब सुनो, मैंने कहा CO2 जब आउट होती है ना, ये 2 तरीके से होगी। एक तो आपने जब सांस छोड़ दिया उसमें CO2 बाहर चला गया,
आपने जब एक्सेल किया उसमें CO2 बाहर चला गया। दूसरा ना, ये CO2 ना एसिड्स या आयंस की फॉर्म में रिलीज होती है। कैसे होती है? यही CO2 किससे रिएक्ट कर लेती है? H2O से, पानी से, और CO2 प्लस H2O क्या बनता है? H2CO3। H2CO3 क्या है बेटा? एक एसिड है। कौन सा एसिड? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बोनिक एसिड होता है ना। अब क्या होगा? यही कार्बोनिक एसिड बाद में टूट जाएगा हमारे बॉडी में H प्लस और CO3 नेगेटिव आयंस में, तो ये CO2 आगे चलकर आयंस की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, आयंस की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो CO2 हमारे बॉडी से दो तरीके से रिलीज होती है। कैसे? एक तो मैम भाई हेमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ेगा, जुड़ के आप सांस छोड़ोगे तो फेफड़े से वापस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाता है। दूसरा, ये एसिड और एसिड से फिर आगे आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस और CO3 2- नेगेटिव आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आयंस क्या करते हैं? हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं उनके ऊपर बैलेंस चलता रहता है। जब ये आयंस गड़बड़ा जाते हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ठीक से आपका किडनी काम नहीं करेगा, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से भी CO2 बाहर जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे पानी कहां से आया? तब जानते हो 68 to 70% पानी पानी है। CO2 कहां से आया? तो पिछली स्लाइड में अभी एक्सप्लेन किया मैंने, पिछली स्लाइड में यही तो बताया मैंने, है ना। ठीक है मैम, मूत्रवाहिका वाला क्वेश्चन आया था, कहां पे, किस एग्जाम में आया था? यूरेथ्रा वाला क्वेश्चन आया था। क्या पूछा था यूरेथ्रा से? सौरभ कुमार। वो कहां चले गए? आशीष एक बार बस कमेंट करने आए थे क्या? हाँ, आशीष था क्या? वो क्या नाम था? अगर आप क्लास देख रहे हो तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कुछ चीज वो नहीं बताई है, गलत नहीं बताई है। आशीष ही नाम था क्या? चीज मैंने कहा, बस आपने एक टर्म नहीं सुना, मैंने कहा मैक्सिमम 21% तो ले सकते हो आप, है ना, इससे आप थोड़ी ले सकते हो बेटा। आ गया समझ में? हीलियम क्यों लेके जाते हैं? हीलियम बेटा केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, सॉल्युबिलिटी कम होती है उसके हमारे ब्लड में। दूसरा, नॉन रिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी। रिएक्शन करवानी क्यों आपको? रिएक्शन करवानी ऑक्सीजन को, तो हीलियम से थोड़ी करवानी, तो हीलियम क्या करेगा आपका? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हाँ अभी बताएंगे स्पायरोमीटर क्या होता है। अभी तो बच्चे बेटा इससे थोड़े नोट डाल के कुछ क्वेश्चंस लिखवाएंगे, इसके जो पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं अभी पढ़ाएंगे। स्पायरोमीटर क्या होता है, थोड़ा रुको तो सही। अभी ये बताओ, यहां तक की क्लास समझ में आई कि लंग्स किस तरीके से प्यूरिफाई कर देते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देते हैं, गैसों का आदान प्रदान कर देते हैं। निशांत कह रहे हैं मेरे पेट में गर्मी है। गर्मी है तो बेटा कोई आपको वो हुआ होगा, एसिडिटी हुई होगी, है ना। अच्छा, रौनक कह रहे हैं मम्मी क्वेश्चन आया था स्पर्म्स और यूरिन के आने का कॉमन पैसेज यूरेथ्रा होता है बेटा, पढ़ा चुके हैं हम आपको। स्पर्म्स आते हैं टेस्टिस से बनके वास डेफरेंस से कहां पे आके यूरिनरी ब्लडर में मिक्स हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लडर से ही यूरिन जाता है। तो स्पर्म्स के इजैकुलेशन और यूरिन के बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, दैट इज यूरेथ्रा। ये क्वेश्चन आया होगा शायद, ना। बताओ क्या डाउट है अमरजीत? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बताएंगे बेटा? और बताओ कोई डाउट? आप लोग इतने तो कमेंट करते हैं स्टार्टिंग में कि मैम मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, अब आप लोगों को कुछ आ ही नहीं रहा है।